हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 5 नवंबर 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, जजेस इन यूएस दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। सेकेंड, qualification for judges of Supreme Court in US and India are same. And third, Indian legislature does not have any control upon judiciary. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी 1 एंड 3। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है विद द एडवाइस ऑफ इट्स सीनेट। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन यूएस। इंडिया के अंदर काफी सारा लंबा लिस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इस वजह से सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट होगा। थर्ड जो है वो करेक्ट है। इंडिया के अंदर जुडिशियरी जो है इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। हालांकि यूएस के अंदर जुडिशरी जो है उसके ऊपर प्रेसिडेंट और अगर हम वाइडर टर्म्स में कहें तो लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता है। तो इस वजह से थर्ड जो है वो करेक्ट होगा। आंसर इज सी 1 एंड 3। यूएस के अंदर अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और वहां पे जो अभी प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इलेक्शन के अंदर कोई मिसकंडक्ट होता है देन आई विल मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। Question number 2, an MP that is member of parliament or MLA that is member of legislative assembly who commits crime under which of the following act or acts can only be tried by a special court of trial of MPs and MLAs? First, POCSO Act. Second, Prevention of Corruption Act. Third, NDPS that is Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की है कि एमपीज एंड एमएलएस के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनको डिस्पोज करने के लिए, टू डिस्पोज द केसेस अगेंस्ट एमपीज एंड एमएलएस देयर शुड बी अ स्पेशल ट्रायल कोर्ट। उनके लिए एक स्पेशल ट्रायल कोर्ट जो है वो एस्टैब्लिश करनी चाहिए। और उन्होंने गाइडलाइंस में ये भी कहा है कि जैसे पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूसेस, फिर उसके बाद करप्शन के कोई चार्जेस है या फिर ड्रग्स से रिलेटेड कोई चार्जेस है, तो ये सभी केस जो है वो एक्सक्लूसिवली ये स्पेशल कोर्ट जो है वो डील करेगा एमपीज एंड एमएलएस के खिलाफ। तो इसकी वजह से जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जो कि अभी की लोकसभा के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आंसर होगा डी 1, 2 एंड 3। सो जैसा कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के पास ये रिस्पांस मांगा है टू एस्टैब्लिश सच अ कोर्ट टू ट्राई एमपीज एंड एमएलएस। और यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी गई है कि हु कमिट्स एन ऑफेंस अंडर पोक्सो एक्ट और एनी स्पेशल एक्ट लाइक करप्शन एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, तो उनको स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही ट्रायल किया जाएगा। Question number 3, which of the following statement is or are correct? First, only the Supreme Court has powers for irretrievable breakdown of marriage. Second, the Hindu Marriage Act does not allow irretrievable breakdown of marriage as a ground for divorce. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 एंड 2। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो इन दिसंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142 उन्होंने ये ग्राउंड जो है वो वैलिड दिखाया था फॉर अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स। इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो विलफुली एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और उन्होंने ये तय किया है कि अब हमारा रिलेशन जो है वो आगे नहीं चल सकता, तो हमें विलफुली एक दोनों से जुदा होना है।
तो इसे कहते हैं इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये ग्राउंड जो है वो वैलिड नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख ये सारी कम्युनिटी आ जाती है। तो इन कम्युनिटीज के अंदर ऐसा कोई ग्राउंड वैलिड नहीं है जिसके ऊपर आप डिवोर्स ले सकते हैं। तो इस वजह से दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगे। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी मैट्रिमोनियल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है फॉर द डेजर्टेड वाइव्स एंड चिल्ड्रन, जिनको कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, एंड द कंपेंसेशन इज एंटाइटल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब से उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की है उस डेट से उनका कंपेंसेशन जो है वो गिना जाएगा। तो ये गाइडलाइंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जारी की। क्वेश्चन नंबर 4, मेनी एमपीज एंड एमएलएज स्टेजेस धरना against certain policies of government. The Constitution of India gives powers to any individual to stage this kind of protest. Also, a section of farmers were recently engaged in blocking trains at railway lines. This power is given by which of the following fundamental right? First, right to freedom. Second, right to equality. Third, right to freedom of religion. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। स्टार्टिंग में ये लिखा है कि कुछ एमपीज एंड एमएलएज जो है उन्होंने धरना किया था गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ, मतलब कि इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि अ सेक्शन ऑफ फार्मर्स वर रिसेंटली एंगेज्ड इन ब्लॉकिंग ट्रेन्स एट रेलवे लाइंस, मतलब कि उन्होंने यहां पे पब्लिक प्रॉपर्टी का यूज किया। रेलवेज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, तो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको आप ब्लॉक नहीं कर सकते, राइट। एंड इट इज अ रिस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। तो ये फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं दिया कि आप रेलवे लाइंस को, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस वजह से आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। सो जैसा कि हमने देखा कि एमएलएज एंड एमपीज जो है वो जो फार्म बिल्स रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किए थे उसके खिलाफ अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, बोथ एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड सीपीसीबी दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। Second, both NGT and CPCB are engaged in the task of giving environmental justice. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज A1 ओनली। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। एनजीटी और सीपीसीबी दोनों स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। एनजीटी को एनजीटी एक्ट 2010 में बनाया गया और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसको सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट के अंदर बनाया गया था। फिर उसके बाद जब एयर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना तो उसके फंक्शंस भी सीपीसीबी को दिए गए, मतलब कि सीपीसीबी जो है उसके ऊपर भी लीगल बैकिंग है ये दोनों एक्ट का। तो दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, फर्स्ट करेक्ट होगा। सेकेंड इज इनकरेक्ट बिकॉज जब एनवायरमेंटल जस्टिस की बात आती है तो उसके अंदर सिर्फ एनजीटी के पास ही ऑथोरिटी है कि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सके। सीपीसीबी का मेन काम क्या है? टू प्रमोट एंड मेंटेन क्लीनलीनेस, राइट। सीपीसीबी कोई एपेलेट ट्रिब्यूनल नहीं है कि जो किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर फैसला दे सके। उसकी फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ एनजीटी के पास है। तो इस वजह से सेकंड इनकरेक्ट होगा। आंसर इज A1 ओनली। सो एनजीटी इज अगेन एक्टिव अंडर एनसीआर और कई बार ये होता है कि एनजीटी एंड सीपीसीबी जो है उस दोनों के बीच में ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट पूसा डीकंपोजर? फर्स्ट, it is made up of fungi strains to decompose anything at a slower rate. Second, it involves a liquid formation to be sprayed on the fields to decompose stubble.
तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए ये पूसा डिकम्पोजर जो है वो और कुछ नहीं, जो रिसेंटली हमने देखा था कि बायो डिकम्पोजर टेक्निक, ये वही है विच वॉज इनॉग्रेटेड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग। जो स्टबल बर्निंग का इश्यू है उसे एड्रेस करने के लिए रिसेंटली ये इनॉग्रेट किया गया था। इसके अंदर क्या होता है, फंगाई स्ट्रेन्स में से एक स्प्रे लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये स्प्रे जब आप फील्ड के ऊपर लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पैडी स्ट्रॉ है जिसे हम कहते हैं स्टबल, तो उसका डीकम्पोजिशन फास्टर रेट पे होगा। अब स्टबल को किसान जो है वो जलाते क्यों है, क्योंकि उनको जल्दी से अपना खेत जो है वो खाली करना है। तो इससे क्या होगा कि अगर ये स्प्रे आप यूज करते हैं खेत के अंदर, तो पैडी स्ट्रॉ जो है आपकी स्टबल जो है वो फास्टर रेट पे डीकम्पोज हो जाएगी। तो मतलब आपको उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फिर से जमीन के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड, स्लोअर रेट पे नहीं, ये फास्टर रेट पे डीकम्पोजिशन करता है। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इट इन्वॉल्व्स लिक्विड फॉर्मेशन टू बी स्प्रेड ऑन द फील्ड्स फॉर डीकम्पोजिंग स्टबल। तो आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इनॉग्रेट किया गया था और केजरीवाल ने ये क्लेम भी किया है कि इट इज अ सक्सेसफुल टेक्निक। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। ईवीएम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। फर्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट was amended for usage of EVMs in India. Second, they are environment friendly. Third, currently election commission connects VVPAT with EVMs. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है 1951, उसे अमेंड किया गया था अराउंड 1989 से ये एनफोर्स हुआ to use the EVM machines in elections in India. They are environment friendly, ये करेक्ट है, बिकॉज अर्लियर जो बैलेट सिस्टम थी तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेपर ज्यादा यूज होता है। सो पेपर का यूज अगर कम होगा तो उतने ही पेड़ पौधे को हम बचा पाएंगे, वी विल सेव ट्रीज एंड इट विल बिकम एनवायरमेंट फ्रेंडली मूवमेंट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है। वीवीपैट का मतलब क्या होता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि एक मशीन होता है जिसे ईवीएम के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये वीवीपैट के बारे में हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। सो जब जब इलेक्शन होते हैं तब तक ईवीएम के ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि इसको टेम्पर किया गया है, उसको हैक किया गया है। तो जब ही ये बिहार के अभी इलेक्शन चल रहा है तो फिर से ये ईवीएम का मुद्दा जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द स्टेट ऑफ इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। फर्स्ट, more than half of the internal migration accounts for rural to urban migration. Second, interstate movement is higher than intrastate movement. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 54% इंटरनल माइग्रेशन इज बिकॉज ऑफ रूरल टू रूरल माइग्रेशन। मतलब कि जो रूरल एरिया में लेबर है वो दूसरे रूरल एरिया में जाता है, ऐसा इंटरनल माइग्रेशन जो है वो इंडिया में 54% मायने रखता है। और यहां पे क्या लिखा है कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, इस वजह से ये गलत होगा। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज इंटरस्टेट का मतलब क्या हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंट्रास्टेट का मतलब कि एक स्टेट के विद इन आप माइग्रेशन करते हैं, राइट। तो ये इंट्रास्टेट मूवमेंट जो है वो 88% है एंड रिमेनिंग 12% जो है वो इंटरस्टेट मूवमेंट है। तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। सो मध्य प्रदेश के अंदर ये स्टडी की गई कि लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेंट्स जिनको वापस आना पड़ा मध्य प्रदेश में, सो 56% ऑफ द माइग्रेंट्स आर स्टिल अनएम्प्लॉयड
and 90% did not receive monetary relief promised by the government। तो इस वजह से ये माइग्रेंट्स का मुद्दा जो है वो फिर से न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिवॉल्व फंड्स to the states as recommended by Finance Commission. Second, after 2014, the states have received less funds than what was projected by Finance Commission. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। फाइनेंस कमीशन ने जो डिवॉल्यूशन स्कीम डिक्लेयर की है, दैट this much of share from the central government's revenue should be devolved to the states। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लिगेटरी है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर हमें न्यूज आर्टिकल में मिलेगा। सो प्रायर टू 2014 ये डिवॉल्यूशन जो है वो इट वाज मोर देन द 13th फाइनेंस कमीशन प्रोजेक्शन। मतलब फाइनेंस कमीशन का जो प्रोजेक्शन था कि इतना पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, 2014 से पहले उससे ज्यादा मिलता था। अगर हम कंपैरिजन करें 2014-15 से लेके 2019-20 तक की, तो उसके अंदर 37% डिक्लाइन हुआ है। मतलब कि फाइनेंस कमीशन का जो प्रोजेक्शन है उससे कम पैसे मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। कितने कम मिलते हैं? तो एक आंकड़े के मुताबिक अराउंड 8 लाख करोड़ रुपीस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कम मिले हैं एज कंपेयर टू दी प्रोजेक्शंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे रेवेन्यू कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम imposing cess and surcharges are included under divisible pool to the states. Second, out of the gross tax revenue of central government, share of cess and surcharge has increased between 2014-15 to 19-20। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट। अब देखिए ये जो सेस एंड सरचार्ज से इनकम जनरेट होती है, the central government alone retains this kind of income। अगर टैक्स रेवेन्यू है तो ये टैक्स रेवेन्यू जो है वो उनको स्टेट के साथ शेयर करना पड़ता है। सेस और सरचार्ज जो है वो उनकी खुद की इनकम है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास शेयर नहीं करनी होती। तो इस वजह से फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, इसका आंसर भी हमें न्यूज आर्टिकल में मिलेगा। अब जैसा कि हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलता है, उसका रीजन क्या है? रीजन है डिविजिबल पूल, जिसके अंदर सेस एंड सरचार्ज जो है वो इंक्लूड नहीं किए गए। ये 2014-15 से लेके 2019-20 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि टैक्स जो है उसे कम किया है एक साइड से, और दूसरी साइड से उन्होंने सेस जो है वो इंक्रीज किया है। तो इसकी वजह से क्या होगा? सेस की वजह से उनकी इनकम इंक्रीज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और टैक्स रिड्यूस करने की वजह से स्टेट रेवेन्यू जो है वो फॉल होगा। तो इस पैराग्राफ में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगी। ये काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी सिंपल लैंग्वेज में इस आर्टिकल में समझाया गया है। आप सबको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो वीक होती जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।